नमस्कार दोस्तों, आपका आश्रम परिवार में स्वागत है। आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या जानेंगे? हड़प्पा सभ्यता के नामकरण, हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम, उसके विस्तार, उसका जो भी जानकारी है वो हम आज हड़प्पा सभ्यता स्थल के बारे में इसको जानेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं हड़प्पा। क्या? हड़प्पा। हड़प्पा तत्कालीन उस टाइम जब खुदाई हुई थी तो उस टाइम हड़प्पा पंजाब प्रांत में उस टाइम हिंदुस्तान का भाग था। पंजाब प्रांत उसके अंदर मोंटगोमरी जिले में था। गोमरी जिले में पड़ता था, लेकिन आजकल वर्तमान में इसका मोंटगोमरी जिले का पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इसका वर्तमान में नाम क्या है? नाम साहिवाल जिला। हड़प्पा नामक स्थल जो वर्तमान में साहिवाल जिला, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में, और उस टाइम उसका नाम मोंटगोमरी जिला था। अब आज हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी देखते हैं हम। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम 1826 के अंदर चार्ल्स मेसन ने की थी। इसकी जानकारी सर्वप्रथम किसको मिली थी? चार्ल्स मेसन को 1826 के अंदर। फिर इसके बाद में बटन बंधु 1856 के अंदर आते हैं। बटन बंधु जॉन बटन और विलियम्स बटन, इन्होंने इसके बारे में जाना। फिर इसके बाद में कुछ साल बाद में 1873 के अंदर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम ने, उन्होंने हड़प्पा नामक स्थल का सर्वेक्षण किया और वहाँ के बारे में जाना। फिर धीरे धीरे आगे चलते हैं तो 1921 के अंदर भारतीय वही पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिर्देशक जॉन मार्शल बने, और उनके निर्देशन के अंदर राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम उत्खनन किया था। अब इसका हम एक कहानी के रूप में देखें याद करने के लिए, तो देखते हैं हम। तो कहानी सुना तो मैं आपको एक 1826 का साल था। उस टाइम एक ब्रिटिश खोजकर्ता भारत के अंदर घूमने आए हुए थे। उनका नाम था चार्ल्स मेसन महोदय। तो चार्ल्स मेसन घूमते घूमते उस टाइम के मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान जो पंजाब प्रांत में था, वहाँ पे निकल गए। तो वहाँ पे वो घूम रहे थे तो उनको लोगों को देखा वहाँ पे कि वहाँ के स्थानीय लोग वहाँ की जो हड़प्पा नामक स्थल था वहाँ से ईंटें निकालते थे और अपने घर बनाते थे। तो उन्होंने जाके पूछा उन लोगों से कि ये आपको ईंटें, अच्छी किस्म की ईंटें कहाँ मिल रही है? तो वो बोले कि साहब ये एक जगह है, वहाँ से हम खुदाई करते हैं तो हमारे को वहाँ से ईंटें मिलती हैं और हम उनसे हमारे मकान बनाते हैं रहने के लिए। अच्छा, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और उन्होंने सोचा कोई होगी पुरानी सिविलाइजेशन, तो उसके बारे में हल्का सा अपने यात्रा विवरण में लिख के और छोड़ दिया। फिर आगे चलते हैं तो बटन बंधुओं को कैसे पता चला इसके बारे में? बटन बंधुओं को एक कार्य दिया गया था 1856 के अंदर। क्या कार्य था वो? रेल लाइन बिछाने का। भारत के अंदर 1800 देखे जाए तो भारत के अंदर 1853 में रेल लाइन लाई गई थी। उस टाइम 1853 के अंदर हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने भारत के अंदर सर्वप्रथम रेल लाइन लाई थी। और 1856 में जब वो बटन बंधु रेल लाइन भी सारे, उस टाइम भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, तो उन्होंने इनको आदेश दिया कि आप दोनों बंधु जाके और रेल लाइन बिछाए। और रेल लाइन थी कराची से लाहौर तक बिछाने का काम दिया था इन दोनों बंधुओं को। तो ये दोनों बंधु कराची से लेकर लाहौर तक जब रेल लाइन बिछाते हुए जा रहे थे, तो उसके लिए रेल लाइन बिछाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, पत्थरों की, कंक्रीट की, और वो खुदाई करते हुए जा रहे थे। तो उनको खुदाई करते हुए जा रहे थे, आगे हड़प्पा नामक स्थान पर जो ही पहुंचे तो उनको वहाँ पे ईंटें मिली। तो वो देखे कि इन ईंटों से हम क्यों ना रेल लाइन बिछाने का काम पूरा किया जा सके। बाहर से जो बनाकर या कंक्रीट पत्थर दूर से मंगाते थे, उनकी जगह उन ईंटों का काम मिला, और उन ईंटों को जो हड़प्पा नामक स्थल से मिली हुई थी उनको वो रेल लाइन बिछाने के लिए किया। और उन्होंने भी अपने इस रेल लाइन बिछाते टाइम में अपना अनुभव लिखा। तो उस बुक में लिखा कि हमारे को एक स्थान था हड़प्पा नामक, वहाँ से हमारे को कुछ ईंटें मिली और उन ईंटों का हम रेल लाइन बिछाने के लिए काम में लिए। तो ये लिख के और इन्होंने भी छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे जो ही आगे चलते हैं, और अलेक्जेंडर कनिंघम जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिर्देशक थे, ध्यान रखना, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक 1800
1961 के अंदर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग स्थापना की गई। इस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इनके लॉर्ड कैनिंग के समय ही सर्वप्रथम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी और प्रथम महानिदेशक किनको बनाया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अब अलेक्जेंडर कनिंघम प्रथम महानिदेशक थे। धीरे धीरे वो निर्देशक के पद पर रहते हुए 1873 का समय आता है और वो हड़प्पा नामक स्थल पर जाते हैं और वहाँ का सर्वेक्षण करते हैं और उनको जो भी मिलता है वहाँ पे वो अपना एक विवरण के अंदर देते हैं कि यहाँ पे कोई एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन रही थी, उसके अंदर ये रहा था। तो अपना सर्वेक्षण करके और उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताते हैं और इसको रहने देते हैं। इसके क्या है कि उस टाइम इसकी खुदाई के लिए कुछ अवशेष नहीं थे और कुछ औजार नहीं थे उनके पास, तो इस हिसाब से उसकी खुदाई नहीं की। फिर धीरे धीरे चलते हैं तो हम आगे देखते हैं कि 1921 का समय आता है। कब का? 1921 का। 1921 के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्ट महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल साहब। जॉन मार्शल निर्देशक बने हुए थे। उन्होंने उस टाइम के खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी, किनको? राय बहादुर दयाराम साहनी को निर्देश दिया कि आप जाइए और हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई कीजिए और उसके बारे में लोगों को, जनता को बताना है कि यहाँ पे कोई एक सिविलाइजेशन रही थी बहुत पुरानी साल, उसके बारे में हमारे को। तो मार्शल साहब ने उसको निर्देशन देते हैं और दयाराम साहब वहाँ पे जाकर खुदाई करते हैं और उसके बारे में लोगों के सामने रखते हैं। तो ये तो हमारा हुआ उसकी जानकारी कि किसको सर्वप्रथम पता चली और खुदाई किसने की, इसका सर्वेक्षण किसने किया सर्वप्रथम। अब हम चलते हैं धीरे धीरे आगे। अब इसका नामकरण देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। हड़प्पा सभ्यता का एक नाम नहीं है, 4-5 नामों से इसको जाना जाता है। वो देखते हैं हम क्या क्या है। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम नाम जो देखते हैं हम, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या देखते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। अब आप ये बोलोगे सर इसको सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा गया इसको क्योंकि ये सर्वप्रथम सिंधु नदी है ना, उसी के बहाव क्षेत्र के अंदर प्राप्त हुई थी। हड़प्पा नामक स्थल है वो भी सिंधु नदी क्षेत्र में मिला था। मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी क्षेत्र के अंदर ही मिला था। उसके एक जो अपने किसी भी नदी का एक बहाव क्षेत्र होता है किसी हेक्टेयर के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर मिलने वाली चीज़ों को वहाँ की जो सर्वाधिक उजागर चीज़ या नाम होता है, लोग उस जगह का नाम जिस नाम से जानते हैं उसी के नाम पर इसका रख देते हैं। तो इसलिए सिंधु नदी के क्षेत्र में मिलने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उस घाटी के अंदर मिलने के कारण। दूसरा हम देखते हैं हड़प्पा स्थल। क्या? हड़प्पा स्थल। सबसे पहले तो ये देखो, इसको एक शब्द ध्यान रखना, सर्वाधिक उपयुक्त नाम यही है इसका। सर्वाधिक उपयुक्त नाम, सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा है इसका। हड़प्पा क्यों? क्योंकि पुरातात्विक भाषा के अंदर कहा जाता है कि जिस स्थल पर सर्वप्रथम खोज की जाती है, उत्खनन किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है, उसी स्थल के नाम पर उस सिविलाइजेशन के या उस सभ्यता का या संस्कृति का नामकरण किया जाना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा सबसे पहले उत्खनन कहाँ किया गया था? हड़प्पा नामक स्थल पर। कब? 1921 में। कौन? दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। कुछ विद्वान इसको सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। क्या? सिंधु सरस्वती सभ्यता भी। सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब देखते हैं हम सिंधु सरस्वती सभ्यता कैसे कहते हैं। क्योंकि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, तब इसका उत्खनन के जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चौहंदड़ो, ये कुछ स्थल थे जो पाकिस्तान में चले गए थे। हमारे पास 1-2 स्थल बचे थे। तो उसके बाद 1947 के बाद में जो भी सर्वाधिक उत्खनन किए गए, सर्वाधिक स्थल मिले, वो सारे के सारे स्थल भारत के अंदर मिले, लगभग 900 कोई के समथिंग, और पाकिस्तान के अंदर अभी भी 400-450 के समथिंग स्थल है। तो उन स्थलों की खोज की और वो स्थल सर्वाधिक मिले जो कौन सी? सिंधु का नाम सरस्वती नदी के क्षेत्र में मिले। सरस्वती नदी को क्या कहते हैं? हरकारा नदी। उसको हम घग्गर नदी भी कहते हैं, घग्गर नदी भी कहते हैं।
इसके गगन नदी घाटी क्षेत्र में मिले हैं सर्वाधिक स्थान। तो कुछ विद्वान इसको सिंधु सरस्वती नदी घाटी भी कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, इसलिए इसको तो एक सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है इसका नाम। एक हम देखते हैं इसका नाम तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सा? तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता। अब आप बोलोगे सर इसको तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, तो प्रथम और द्वितीय कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है? तो आप ध्यान होना चाहिए आपको कि प्रथम तो मिस्र की सभ्यता, प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता मिस्र की है। दूसरी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इन दोनों को प्रथम और द्वितीय कांस्य युगीन की सभ्यता कहते हैं। और तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, कांस्य युगीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सिविलाइजेशन के अंदर, इस सभ्यता संस्कृति के अंदर सर्वाधिक धातु कांस्य थी, उसका उपयोग किया जाते हैं औजार बनाने में, आभूषण बनाने में, या फिर अपने सामान रखने के लिए जो भी होता था वो कांस्य धातु के ही उपयोग में लिए जाते थे। इस कारण इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। और सर्वप्रथम धातु का प्रयोग भी कांस्य धातु का ही हुआ था। लोहा, सोना, चांदी ये तो बहुत बाद में आई थी हमारी, सबसे पहले कांस्य युगीन सभ्यता का ही कहा जाता है। इसको कांस्य धातु का ही उपयोग किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इस सभ्यता के बारे में लोगों को कैसे पता चला। सर्वप्रथम कब पता चला? सर्वप्रथम लोगों को इसके बारे में लोगों को पता चला सर्वप्रथम जॉन मार्शल, जो 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बने हुए थे। उन्होंने एक न्यूज थी, उसका नाम क्या था? इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज। क्या नाम था? इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज। इसके अंदर सर्वप्रथम प्रकाशित किया था कि एक भारत के अंदर एक जगह है हड़प्पा, वहां पे एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता या संस्कृति का उजागर हुआ, उसका नाम सिंधु सभ्यता। क्या नाम था? इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के अंदर क्या नाम रखा था सर्वप्रथम? सिंधु सभ्यता के नाम से इसका नामकरण किया था सर्वप्रथम 1924 के अंदर जॉन मार्शल ने। ये तो हो गई इसके नामकरण की बात। अब हम धीरे धीरे आगे चलें तो इसका काल निर्धारण देखते हैं कि इसका काल निर्धारण कितना था। काल निर्धारण भी देखे जाए तो बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग अपना मत दिया है। वो अलग अलग मतों के अंदर सर इसका काल निर्धारण कोई कितना माना है, कोई कितना माना है, लेकिन हम मोस्टली 3 ही देखते हैं जो सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। अपने NCERT बुक है उसके आधार पर हम भी देखते हैं। एक सर्वप्रथम इसका सर्वेक्षण किया जॉन मार्शल, जो उन्होंने इसका सर्वेक्षण उत्खनन करने के लिए निर्देश दिए 1921 में, तो उनके आधार पर देखते हैं। और एक जो पुरातात्विक के अंदर एक सर्वेक्षण आधार होता है कार्बन 14 रेडियो पद्धति, उसके आधार पर भी हम देखते हैं। तीनों के आधार पर देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं जॉन मार्शल ने, क्योंकि इन्होंने 1921 में इसका सर्वेक्षण किया, महानिदेशक थे तब। इन्होंने आदेश दिया था दयाराम साहनी को कि आप जाइए वहाँ पे और उत्खनन कीजिए। तो उनके आधार पर हम इसका देखते हैं कि क्या है। जॉन मार्शल साहब ने, जॉन मार्शल ने कितना बताया इसका? 3250 ईसा पूर्व से लेके 2750 ईसा पूर्व। कितना? 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। ये आधार उन्होंने किस स्रोत के आधार पर रखा? तो जब वो महानिदेशक थे तभी वो मेसोपोटामिया, कहाँ पे? मेसोपोटामिया में एक स्थल है, वहाँ पे उनको एक अभिलेख के अंदर मिला है। उस अभिलेख का क्या नाम है? जो है गोरा अभिलेख। गोरा अभिलेख के अंदर इसका सर्वप्रथम देखा गया था। कहाँ पे? मेसोपोटामिया के अंदर। वहाँ पे एक अभिलेख मिला, उसके अंदर लिखा हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व। तो उस अभिलेख के आधार पर इन्होंने जॉन मार्शल साहब ने इसका काल निर्धारण किया गया। अब NCERT के आधार पर देखते हैं। किसके आधार पर? NCERT के आधार पर। NCERT तो आप जानते हैं जो अपने भारत के अंदर एक पाठ्यक्रम है जो पूरे संपूर्ण भारत के अंदर चलता है, उसके आधार पर। और आजकल एग्जामों के अंदर कोई भी त्रुटि के अंदर इसका जो भी हम अवशेष देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो NCERT का ही मान्य होता है। तो उसके आधार पर हम देखते हैं इसका। तो NCERT ने इसका 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व कितना माना है? 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व निर्धारण माना है। अब हम देखते हैं रेडियो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर इसका काल निर्धारण क्या है। पहले तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि रेडियो कार्बन पद्धति है क्या।
रेडियो कार्बन पद्धति है क्या? रेडियो कार्बन पद्धति वो पद्धति होती है जिसके द्वारा हमारे अवशेषों के बारे में, जो अपने जीव होते हैं उनके अंदर एक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जैसे कोई भी जीव होता है, जीव जंतु या पेड़ पौधे जो भी होते हैं, उनके अंदर कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और वो कार्बन की मात्रा अपने खत्म होने तक ही सीमित नहीं रहती, वो बहुत साल पुराने तक रहती है। बहुत साल, लगभग करीब करीब अपन देखा जाए तो इसके आधार माना गया है कि 5730 वर्षों तक ये घटकर आधी होती है। कितनी? आधी। इसका मतलब तो 5730 वर्ष और तक इसका काल निर्धारण किया जा सकता है कार्बन 14 पद्धति के आधार पर। तो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर 5730 वर्षों में ये आधा कार्बन रह जाता है, उसके आधार पर इसका काल निर्धारण किया जा सकता है। अब कार्बन 14 पद्धति का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था? कार्बन 14 पद्धति का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था? वेलार्ड फ्रैंक लीबी। कौन थे? वेलार्ड फ्रैंक लीबी। कौन थे? रसायन शास्त्र। कौन थे? रसायन शास्त्र जिन्होंने सर्वप्रथम रेडियो कार्बन पद्धति का आविष्कार किया था। और इन्हें कब किया था? 1949 के अंदर। कब? 1949 के अंदर इसका आविष्कार किया था। ये ध्यान रखना कि रेडियो कार्बन पद्धति का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? वेलार्ड फ्रैंक लीबी ने, जो 1949 के अंदर किया था। इन्होंने बाद में इस कार्बन 14 पद्धति के आधार पर इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, तो ये भी ध्यान रखना आप। तो जब ये वेलार्ड फ्रैंक लीबी ने इसका आविष्कार किया था, तो इसका आविष्कार के बाद में इसका सर्वप्रथम काल निर्धारण करने के लिए किन विद्वानों ने इसका प्रयोग किया था, ये भी देखते हैं। तो इस पद्धति के आधार पर रोमिला थापर और डीपी अग्रवाल साहब। कौन? डीपी अग्रवाल। रोमिला थापर और डीपी अग्रवाल ने इसका काल निर्धारण किया था कार्बन पद्धति 14 के अंदर, C14 के द्वारा। इन्होंने क्या रखा था? कार्बन पद्धति के आधार पर क्या निर्धारण किया था? 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। कितने रखा था? 2350 से लेकर 1750 ईस्वी इसका काल निर्धारण किया गया था। और सर्वाधिक उपयुक्त काल निर्धारण, सर्वाधिक मान्य है यही है। कौन सा? कार्बन 14 पद्धति वाला सर्वाधिक मान्य यही है, कार्बन 14 पद्धति 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व का। ये तो हम काल निर्धारण देख चुके इसका। अब देखते हैं हम इसका विस्तार, ये कितनी दूरी के अंदर फैली हुई है। तो हम सबसे पहले तो आपको बता दूं, इसका विस्तार बहुत बड़ा है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर। कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर। यह त्रिभुजाकार में फैली हुई है। कैसे? लगभग ऐसे त्रिभुजाकार में, जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल आता है, इसका त्रिभुजाकार में फैली हुई है। अब इसका हम देखते हैं तो उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा की कहाँ पर स्थित है। तो देखते हैं सर्वप्रथम इसका उत्तरी हिस्सा और पूर्वी। अब इसको हम 4 भागों में बांटते हैं करके। ये उत्तरी हिस्सा है, जो कहाँ पे? मांडा, जम्मू। किस नदी पे? चिनाब नदी। किस नदी पर? चिनाब नदी के अंदर मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है इसका मांडा। दक्षिण में देमाबाद, ये किस नदी पर? परवरा नदी, जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है, उस नदी के इस नदी के तट पर स्थित है देमाबाद। पूर्व में देखते हैं इसका जो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर कहाँ पे? मेरठ के अंदर, यूपी के अंदर। मेरठ जिला यूपी के अंदर। और इसका देखते हैं जो हम दक्षिणी सुतका गेंडोर, पाकिस्तान। सुतका गेंडोर
गेंदौर। ये पाकिस्तान बलूचिस्तान दास्क नदी पर है। कौन सी नदी पर है? दास्क नदी पर। और ये आलमगीरपुर है जो कौन सी है? हिंडन नदी पर। ये दोनों जो आलमगीरपुर स्थल है वो हिंडन नदी पर है, और ये पश्चिमी स्थल है सुतका गेंडोर, वो पाकिस्तान दास्क नदी पर स्थित है। इसकी उत्तर से दक्षिण अगर ये लंबाई देखते हैं तो ये लंबाई है वो लगभग 1400 किलोमीटर है। कितनी? 1400 किलोमीटर। और अगर ये देखते हैं पूर्व से पश्चिम, जो इसकी लंबाई है कितनी? पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। ये मैंने बताया था सर्वप्रथम कि इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, त्रिभुजाकार के अंदर है। इसका एक हम स्थल भी देखते हैं तो उत्तर पश्चिम की तरफ सोरतुगई और मुंडीगाग यहाँ पे है। कहाँ पे? सोरतुगई और मुंडीगाग। सोरतुगई और मुंडीगाग जो हिंदुकुश पर्वत के पार स्थित है। दोनों उत्तर पश्चिम भाग में सर्वाधिक उत्तर पश्चिम भाग के स्थल हैं सोरतुगई और मुंडीगाग। यहाँ से नदियों के अवशेष भी मिलते हैं, नहरों के अवशेष मिलते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम इसके विस्तार के बाद में हम पढ़ते हैं निर्माता। इसके क्या? निर्माता एक दो कोई प्रजाति नहीं थी, इसकी 4 प्रजातियों के ने इसका निर्माण किया था। प्रथम थी जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, काकेशियन प्रजाति भी कहा जाता है इसे। दूसरी थी अल्पाइन, तीसरी थी मंगोलाइड, और चौथी थी भूमध्य सागर मेडिटेरियन, जो सर्वाधिक जनसंख्या किसकी थी? भूमध्य सागर मेडिटेरियन की। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, काकेशियन, अल्पाइन और मंगोलाइड एक बहुत कम जनसंख्या थी इनकी। सर्वाधिक जनसंख्या थी तो भूमध्य सागरीय, जिनको मेडिटेरियन कहा जाता है, उनकी सर्वाधिक जनसंख्या थी हड़प्पा सभ्यता के अंदर। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं में सर्वाधिक पहुंचा जाता है तो भूमध्य सागर का नाम दिया जाता है मेडिटेरियन के बारे में। अब हम देखते हैं इसका विकास कितने क्रमिक चरणों में हुआ है। इसका विकास है जो 3 क्रमिक चरणों में हुआ है। कितने? 3 क्रमिक चरणों के अंदर। तो हम देखते हैं 3 क्रमिक चरण कौन कौन से हैं। पहला है प्राक हड़प्पा। अब आप बोलोगे सर हमने तो आज तक हड़प्पा सभ्यता ही पढ़ा है, आप तो इसके प्राक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा बता रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी स्थल होता है, कोई भी मतलब सभ्यता या कोई भी संस्कृति होती है, वो डायरेक्ट ऐसे तो है नहीं कि यहाँ बंद थी वो डायरेक्ट यूँ थी और यूँ खत्म हो गई, क्योंकि ये धीरे धीरे पनपती है, धीरे धीरे एक चरम सीमा पर जाती है और फिर उसके बाद में खत्म भी होती है। जब ये धीरे धीरे कम होती हुई एक दिन समाप्त हो जाती है। ऐसे कोई भी सभ्यता नहीं है जो डायरेक्ट अपने संपूर्ण विकास के अंदर उठी और संपूर्ण विकास एक साथ खत्म हो गया। इस आधार पर इसको 3 क्रमिक चरणों में बांटते हैं। पहला क्रमिक चरण है प्राक हड़प्पा। तो प्राक हड़प्पा को हम काल निर्धारण देखें तो इसको कितना काल निर्धारण माना गया है? 3200 से 2600 ईसा पूर्व है। कितना? 3200 से लेकर 2600 ईसा पूर्व है। अब प्राक हड़प्पा के स्थल देखते हैं तो स्थल में कालीबंगा जो प्राक हड़प्पा स्थल भी रहा है, परिपक्व हड़प्पा स्थल भी रहा है और उत्तर हड़प्पा स्थल भी रहा है। इसका कालीबंगा कहाँ है? अपने राजस्थान के अंदर। कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। बनावली यह हरियाणा के अंदर है। राखीगढ़ी और मेहरगढ़ और कोटदीजी और आमरी ये सारे तीनों है सिंध के अंदर। अब मेहरगढ़ के बारे में देखें तो मेहरगढ़ है सर्वप्रथम यहाँ पे कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कृषि के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे मेहरगढ़ से, जो हम प्राक हड़प्पा के अंदर भी देखते हैं। अब इसका देखते हैं राखीगढ़ी भी हरियाणा के अंदर ही है। अब देखते हैं इसका परिपक्व हड़प्पा काल। परिपक्व हड़प्पा काल कितना है? 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व है। इसके अंदर ये सर्वाधिक फली फूलती है हड़प्पा सभ्यता। इसका विकास होता बहुत ज़्यादा और धीरे धीरे अपने पतन की ओर भी इसी समय में जाती है। इसका काल निर्धारण माना गया है 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व। और इसके अंदर सारे आते हैं जैसे मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, धौलावीरा, सुतका गेंडोर, मांडा, देमाबाद, ये सारे स्थलों के बारे में इसी के अंदर हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं उत्तर हड़प्पा। उत्तर हड़प्पा का स्थल और इसका कालकरण माना गया है 1900 से 1300 ईसा पूर्व है उत्तर हड़प्पा का।
उत्तर हड़प्पा के अंदर दो देखते हैं, रंगपुर और रोजती। हम कौन कौन सा? रंगपुर गुजरात और रोजती पंजाब, दोनों भारत में है। रोजती गुजरात और पंजाब के अंदर रंगपुर और रोजती पड़ता है, जो उत्तर हड़प्पा के स्थल हैं, जो उनके बारे में हमारे वहाँ से मिला। तो वहाँ पे हम इनके बारे में जाना कि ये उत्तर हड़प्पा स्थल के साक्ष्य मिले हैं, इसके आधार पर ये उत्तर हड़प्पा नामक स्थल हैं। तो ये तो हमारा हड़प्पा नामक सभ्यता के बारे में जानकारी। अब जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो बनाएंगे। उसके अंदर अब हम नेक्स्ट वीडियो आएगा जो हमारा आएगा कौन सा? हड़प्पा नामक स्थल का ही नेक्स्ट वीडियो किसका आएगा? हड़प्पा नामक स्थल का। हड़प्पा नामक स्थल, हड़प्पा सभ्यता का है, हड़प्पा स्थल के बारे में पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा। उसके बारे में वहाँ से मिले जो साक्ष्य, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, वहाँ की मुख्य वस्तु क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या मिली है, उसका उत्खनन कौन किया, उसका सर्वेक्षण किसने किया, खोजकर्ता कौन थे, इसके बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों।